गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग बायो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने एंटी कैंसर ड्रग के बारे में कल पढ़ा था, राइट, सिस्प्लेटिन के बारे में। तो अभी 2 दिन तक हमारी क्लासेस 10 बजे से हो रही थी, लेकिन अब कंटिन्यूस जो क्लासेस हमारी होगी वो 8 बजे से ही होगी, ठीक है, मतलब 8:15 से, राइट। जैसे हम लोग पहले 8 बजे से क्लास लेते थे, अभी वो 8:15 से। तो सुबह वाली क्लास भी 8:15 से होगी और शाम वाली क्लास भी 8:15 से होगी, ठीक है। 2 दिन वो कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने रात लेट में 10 बजे क्लास लिया था, लेकिन अब जो कंटिन्यूस क्लास चलेगी, जैसे पहले चल रहा था 8 बजे, वो 8:15 को हो गया, ठीक। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एंटी कैंसर ड्रग के बारे में, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग के बारे में, है ना, सिस्प्लेटिन के बारे में। मैंने आपको काफी चीजें बताई थी, काफी चीजें मतलब जितनी रिक्वायर्ड है आपको उतनी चीजें मैंने लगभग आपको बता दिया था। एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन, हमने ये देखा था ये वर्क कहाँ पे करता है। गुड मॉर्निंग भैया, खुश रहो खुश रहो। ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है ना। कुछ चीजें मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देगा। जुड़ता किससे है, ग्वानिन से जुड़ता है, ग्वानिन के N7 नाइट्रोजन से, राइट। उसके बाद और हमने क्या देखा था कि जो सिस वाला है वही एक्टिव है, ट्रांस वाला एक्टिव नहीं है। सिस वाला एक्टिव क्यों है, मैंने बताया था कि सिस वाला होगा तो बगल बगल के ग्वानिन को जोड़ेगा, जिससे जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन है वो ज्यादा होगा, बेंडिंग ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपरली ब्रेक हो जाएगा। इस जिसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। अगर उसको रिपेयर करने के लिए एंजाइम भी जो होते हैं वो उस पर एक्टिव नहीं हो सकते हैं, राइट। तो कुल मिला के क्या हो जाता है, डीएनए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ट्रांस वाले में अगर वो बाइंड करेगा तो डीएनए उतना डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि वो 180 एंगल रिक्वायरमेंट होती है, तो दूर दूर वाले बाइंड करते हैं, तो उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता, बेंडिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतना फर्क नहीं पड़ता। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये भी देखा था कि ट्रांस वाला मोर लेवाइल होता है काइनेटिकली, बिकॉज ऑफ मोर ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ऑफ सीएल। सिस वाले में सीएल के ट्रांस में अमोनिया होता है, इसलिए उतना लेवाइल नहीं होता। इसलिए साइटोसोम्स में साइटोप्लाज्म में पहुंचने से पहले, राइट, साइटोप्लाज्म में पहुंचने से पहले ही क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है आपका, वो सीएल आपका पहले ही रिलीज हो जाता है, वो किसी दूसरे से इंटरेक्ट कर लेता है, मतलब ब्लड में ही किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, किसी दूसरे अमीनो एसिड से वो हट जाएगा। मतलब जो सीएल को हटाने के लिए, या जिस सीएल को फाइनली जाके, या सीएल की जगह पे जो हमारा डीएनए जुड़ना चाहिए था, डीएनए के बेसिस जुड़ने चाहिए थे, वहां पे हमारा कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। इसका मतलब पोजीशन क्या होगी, ऑक्युपाइड। तो फर्दर डीएनए का वहां पर बाइंडिंग नहीं होती है, इसीलिए वो एक्टिविटी शो नहीं करता। ध्यान से सुनो, जो आपका सीएल लगा हुआ है उसकी हाइड्रोलिसिस ब्लड में नहीं होनी चाहिए। सीएल हाइड्रोलाइज होना चाहिए साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अगर पहले ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सीएल की जगह पे कोई दूसरा लिगेंड लग जाएगा। अगर दूसरा लिगेंड लग गया तो आगे फर्दर डीएनए से बाइंड नहीं करेगा। अगर डीएनए से बाइंड नहीं करेगा तो एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए ट्रांस वाले को लगे तो आपको एक्टिविटी नहीं दिखेगी, ठीक। कल हमने इतनी बातें की थी ना, और मैंने बोला था इस मॉलिक्यूल के बारे में हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है वो, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक। देखो क्वेश्चन करते हैं एक नेट का 2017 का, तो आपको समझ में आएगा कि सिस्प्लेटिन जो है, गुड मॉर्निंग बेटा, तो आपको समझ में आएगा कि सिस्प्लेटिन के बारे में कितना डेप्थ तक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2017 का, देखो हम करते हैं, ठीक। देखो ये है क्वेश्चन, लिखते हैं नेट दिसंबर, ये है नेट जून 2017। तो आपको पता चलेगा जो मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना आपको पढ़ने की जरूरत है। लिखा है द चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट set of statements, set of statements, statement या statements, right, statements for cisplatin, for cisplatin। देखो गड़बड़ मत करना, ठीक है। पहला देखो, पहला स्टेटमेंट है इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम
it can be prepared from K2PtCl4 या सिंपल PtCl4 माइनस, राइट। सेकेंड देखो, it can be prepared from K2PtNH3 PtNH3 Cl2। तीसरा है आपके पास, in its preparation ऑब्जर्व्ड ट्रांस, कल मैंने आपको क्लास में बताया था ये, ऑब्जर्व्ड ट्रांस इफेक्ट फॉर Cl माइनस इज ग्रेटर देन NH3। कल मैंने आपको बताया था कि Cl माइनस का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, नहीं तो Cl हटता नहीं। फोर्थ, इन ब्लड it stays in equilibrium with cis PtNH3 twice H2O Cl प्लस। फिफ्थ स्टेटमेंट है इसमें, इन DNA strand it binds with two adjacent cytosine bases। इस क्वेश्चन को देखो, आप बताओ जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आप वो सिर्फ इतना पढ़ते सिर्फ प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, आपसे क्वेश्चन होता है ये? देखो जरा इसे। गुड मॉर्निंग भैया। देखो ये है नेट में जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था 2017 में। तो अगर मैं आपको ये ना बताता कि कहाँ बाइंड करता है, ब्लड में जाने पर, ब्लड में इंटर करने, मतलब साइटोप्लाज्म में इंटर करने से पहले ब्लड में उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा लिगेंड लग जाएगा तो डीएनए से नहीं जुड़ेगा। अगर वो चीजें नहीं पता होती तो आप बताओ ये क्वेश्चन आपसे होगा? ध्यान से देखो इसको जरा। तो मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा डेप्थ में बताता हूँ, आपको लग रहा होगा पता नहीं कितनी बड़ी बायो इनऑर्गेनिक होती जा रही है, राइट। मेरा पर्पस सिंपल ये है कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो एग्जाम में क्वेश्चन तो आपसे हो जाए ना, राइट। नियर अबाउट 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है बायो इनऑर्गेनिक से। तो अगर आप पढ़ भी लिए, आपसे क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो आपका पूरा टाइम तो व्यर्थ हो गया ना। इसलिए मैं बार बार कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए मैं उतनी डेप्थ तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो आप में से अगर कोई भी ये सोचता है कि ये क्या चल रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप दिमाग से सोचिए ध्यान से कि क्या आपको इतना पढ़ने की जरूरत है या जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान से सुन लो, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि जो पिछले 6 सालों से 7 सालों से एग्जाम में आ रहा है, अभी दिमाग से निकालिए कि वही फिर से एग्जाम में आएगा। थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो अगर आप खुद को स्टैंडर्ड नहीं करोगे, खुद आप थोड़ा डेप्थ में नॉलेज नहीं लोगे, तो आप पहले से पिछड़ जाओगे एग्जाम में, राइट। इसका मतलब सिंपल है, कंपटीशन से आप बाहर हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर ही नहीं रहे हो। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि टॉपिक की डेप्थ में नॉलेज जरूरी है। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखो, नॉलेज आपको किसी भी चीज का इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, डिग्री जो है ना वो पीस ऑफ पेपर है, वो रिक्वायर्ड कंडीशन हो सकती है आपकी किसी भी चीज के लिए, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली आप किसी के पास जॉब के लिए जाओगे या कहीं आपका सिलेक्शन कुछ भी होगा, तो आपकी वहां नॉलेज चेक की जाती है, ठीक है। आपकी डिग्री देख के आपको कोई नहीं देगा भैया ठीक है, अच्छा तुम क्वालिफाइड हो, आओ, तुम्हारा नेट है, तुम्हारा गेट है, तुम्हारा जैम, आ जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो रिक्वायर्ड कंडीशन जरूर है। अल्टीमेटली अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो डिग्री आपको पकड़ा के वापस भेज देगा। इसलिए आपको टॉपिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं कुछ दिन बाद समझ में जरूर आएगा ये, ठीक है, सबके लिए है ये। इसलिए हमेशा थोड़ा सा नॉलेज पे जरूर फोकस किया करो। नॉलेज अगर आपको होगी तो सिंपल सी बात है, एग्जाम तो निकल ही जाएगा आपसे, राइट। इसलिए हमेशा याद रखो, आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना?
वो आमिर खान को देखो उसमें, वो क्या नॉलेज के पीछे भागता था ना। बाकी एग्जाम ठीक है, एग्जाम में उसके मार्क्स भी अच्छे जाते थे, तो इसलिए आपको भी यही करना। ये नहीं कि ठीक है एक मॉलिक्यूल देख लिया, अच्छा ठीक है ये इसका फंक्शन नहीं होता, खत्म। नहीं, उसके बियॉन्ड क्या होता है ये भी थोड़ा आपको जानना चाहिए, राइट। अरे क्योंकि जीवन में आगे भी तो करना है, एग्जाम निकालना ही क्या जीवन है आपका। नेट गेट क्वालिफाई कर लिए या जैम आप निकाल लिए तो इसका मतलब जीवन खत्म, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप नॉलेज के पीछे जरूर भागिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके वही काम आएगी। सिर्फ एग्जाम निकालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा आपसे। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? बोलो। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी पढ़ाई करो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, किसी भी चीज का कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि आपको एग्जाम निकालना है, आप ये भी सोचो कि नहीं उससे सीखना भी है हमें, ठीक है। इसका हमें कहीं यूटिलाइज भी करना है, कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो नॉलेज हमारे काम भी आनी चाहिए। ये नहीं कि अब डिग्री लियो बस आप दर दर भटक रहे हो, आपसे कोई पूछ नहीं रहा आपको, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कल मैंने पूरा आपको टॉपिक कंप्लीट किया था, जरा बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक से ज्यादा करेक्ट है इसमें, आराम से बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग सिस्प्लेटिन। कल मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था इसके बारे में। और कल शायद कुछ लोगों को लगा हो, ये अगर आप लोग देख रहे हो तो अगर किसी के मन में विचार आ रहा हो कि ये 1 घंटे 17 मिनट की क्लास हो गई सिस्प्लेटिन पे, तो आज आप क्वेश्चन देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि 1 घंटा 17 मिनट क्यों लगा था। अभी तो क्वेश्चन 2017 मतलब 5 साल पहले क्वेश्चन ये आया है, तो अभी जो आज 5 साल बाद क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो थोड़ा और डेप्थ में जाएगा, इसलिए मैंने आपको ज्यादा चीजें बताई हैं वहां पे, ठीक है। तो आपसे लॉजिकली पूछ सकता है कि ट्रांस वाला क्यों इनएक्टिव है, सिस वाला क्यों एक्टिव है, थर्मोडायनेमिक रीजन इसके पीछे का है, काइनेटिक रीजन इसके पीछे का। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्वेश्चन कहां से करोगे आप? चलो बताओ इसमें आंसर क्या क्या होगा। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बोलो। पता ही नहीं चल रहा है, पढ़ के आए हो कुछ? इसमें से कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं रहा आपको? कल अगर आपने क्लास लिया होगा कल वाली, तो कॉपी उठा के देखो, पहला स्टेटमेंट सही है, इसी से प्रिपेयर किया था, इससे प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है, इसी से बनेगा, इससे नहीं बनता, राइट। फिर देखो, इन इट्स प्रिपरेशन ऑब्जर्व ट्रांस इफेक्ट फॉर Cl माइनस इज ग्रेटर देन अमोनिया, ये भी सही है, कल मैंने ये भी पढ़ाया था आपको। अब रोज यही नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि Cl माइनस की ट्रांस इफेक्ट पावर ज्यादा है, इसलिए अमोनिया Cl को रिप्लेस नहीं करता, इसलिए Cl को रिप्लेस करता है, तभी सिस वाला बना था, नहीं तो ट्रांस वाला बन जाता, राइट। ऑलवेज भैया ऑलवेज, गुड मॉर्निंग। बस मेरा देखो एक दो पर्पज सिंपल ये है ना कि आप सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन ना करो, ठीक है, एग्जाम के साथ आप थोड़ा ज्ञान भी लो, अल्टीमेटली आपके वही काम आएगा भैया, यही जीवन का सत्य है, आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा। आप देखो जो बहुत सारे लोग जो है IIT से बीटेक है, बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या सारे लोग उतनी बड़ी जगह पे गए? नहीं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं, क्या सारे लोग बड़ी जगह पे गए? नहीं। सिंपल सा मतलब है, बहुत सारे लोगों ने साइंस में डिग्री हासिल की होगी, लेकिन क्या सारे साइंटिस्ट बने? नहीं। क्या सबका बड़ा नाम हुआ? नहीं। रीजन, नॉलेज, उनके पास क्यूरोसिटी थी सीखने की, इसलिए बड़ा काम किए। तो आप सिर्फ इसलिए मत घबराने लगा करो, अरे ये तो एक इतना लंबा चौड़ा हो जा रहा है, नहीं, आपको ये सीखना चाहिए कि हमें सीखने को मिल रहा है। याद रखो, जीवन में ज्ञान के बिना कुछ होने वाला नहीं है, डिग्री से जीवन नहीं चलेगा, ये यथार्थ सत्य है, आपको चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना एक्सेप्ट करो, लेकिन दुनिया का सच यही है। और कभी आप शांत दिमाग से घर पे बैठना और सोचना दुनिया के कुछ उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा किया हुआ है, तो आप देखना उनके पास क्या था, क्या उनके पास सिर्फ डिग्री थी या उनके पास और भी कुछ था। बिना ज्ञान के बड़ी जगह पे जा ही नहीं सकते, बड़ा काम कर ही नहीं सकते आप। मेरा ये सब बताने का सिंपल ये पर्पज है कि किसी भी बच्चे को ये कभी ना लगे कि ये हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया 2017 का, देख लो कैसे आया हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट भी कल मैंने आपको बताया था करेक्ट है। इसमें देखो, इन ब्लड, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार ये कल बात बोल रहा था, इन ब्लड इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम विद सिस Pt NH3 twice H2O Cl+,
अगर आपको याद हो तो कल मैंने ये बताया था आपको, मैंने कहा था ये Pt NH3 NH3Cl, ब्लड में क्या होता है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। कल मैंने आपको बताया था ब्लड में, कॉपी देखो पीछे, Cl माइनस इज इन हाई कंसंट्रेशन। देखो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर मान लो ब्लड में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, भी ध्यान सुनना, मान लो वाटर ने Cl को रिप्लेस भी किया, तो जो बनेगा ना ये बनेगा, देखो इधर Pt NH3 NH3 Cl OH2 प्लस Cl माइनस, राइट, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा ना वो फाइनली किधर की तरफ होगा, इधर लेफ्ट की तरफ ही, मतलब ये इक्विलिब्रियम बनेगा जरूर, मतलब ये इसको हाइड्रोलाइज जरूर करेगा। लेकिन क्योंकि देखो प्रोसेस में क्या रहा, Cl माइनस जनरेट हो रहा है, आप ली चैटर्जियल प्रिंसिपल पढ़े हो, देखो ब्लड में क्या ज्यादा है, Cl माइनस, जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो क्या जनरेट होगा, Cl माइनस। अब बताओ पहले से Cl माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर आप Cl माइनस जनरेट करोगे तो इक्विलिब्रियम उसको फेवर करेगा क्या, नहीं फेवर करेगा ना, इक्विलिब्रियम उस तरफ जाता है जिससे होने वाले इफेक्ट को कम करे वो। यहाँ पहले से Cl माइनस ज्यादा है, तो अब यहाँ फिर से Cl माइनस जनरेट करोगे तो क्या Cl माइनस का जनरेशन फेवर होगा, जो पहले से ज्यादा कंसंट्रेशन में है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद वही जनरेट हो रहा है, तो क्या उसका फॉर्मेशन फेवरेबल होगा, नहीं, मतलब रिएक्शन जो है मेनली किधर होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब इक्विलिब्रियम होगा जरूर इसके साथ, लेकिन आपका मेजर यही होगा, मतलब आपका ज्यादा कंसंट्रेशन इसी की होगी, और ये फाइनली फिर कहां जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, और वहां इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। और ये जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो फिर एक्टिविटी ही नहीं होगी, वहां पर हाइड्रोलिसिस होती है, राइट। इसलिए इक्विलिब्रियम में रहता जरूर है, राइट, लेकिन क्यों, लेकिन ज्यादा किधर की तरफ होता है, लेफ्ट की साइड में। क्यों, क्योंकि Cl माइनस पहले से ज्यादा है, और Cl माइनस यहाँ जनरेट करोगे तो कभी इधर उसको फेवर नहीं करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है, इक्विलिब्रियम में है जरूर, लेकिन मेजरली आपका यही वाला है, क्योंकि ऑलरेडी Cl माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आप फिर से Cl माइनस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करोगे तो फेवर नहीं करेगा, वो जो पहले से प्रेजेंट है आप उसी को जनरेट कर रहे हो, तो क्या करेगा, रिएक्शन को फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में लाएगा। तो मेजरली आपका जो रहेगा वो ये रहेगा, हाँ ये थोड़ा बहुत अमाउंट रहेगा जरूर, ठीक है, मतलब पूरी तरह से जो आपका सिस्टम है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। हाइड्रोलाइज कहाँ होता है पूरी तरह से, वो साइटोप्लाज्म में, यहां जाता है तब हाइड्रोलाइज होता है। इसका मतलब जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या है, वो भी करेक्ट है, राइट, इक्विलिब्रियम में रहता है। देखो अगर ये लिखा होता PtNH3 ट्वाइस H2O ट्वाइस तो ये गलत है, इस फॉर्म में नहीं होता उसमें ब्लड में, ये PtNH3 ट्वाइस H2O ट्वाइस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ब्लड में नहीं होता ऐसा, ठीक। ब्लड में क्यों नहीं होता, क्योंकि Cl माइनस ब्लड में पहले से ज्यादा है, इसलिए Cl माइनस का जनरेशन फेवरेबल नहीं होगा, ठीक। इधर देखो अगला है, इन डीएनए स्ट्रैंड इट बाइंड्स विद टू एडेनोसिन टू एडजेसेंट साइटोसिन बेस, नहीं, किससे बनता है, किससे जुड़ता है, एडेनो साइटोसिन से थोड़ी ऐड होता है, किससे ऐड होता है, गुड मॉर्निंग भैया, ये जुड़ता है किससे, ग्वानिन से, राइट, किससे जुड़ता है ये, ग्वानिन से जुड़ता है, साइटोसिन से नहीं जुड़ता, ठीक। चलो तो इतनी बातें आप सिस्प्लेटिन के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट करते हैं टॉपिक आज हम लोग। चलो लिथियम इन ट्रीटमेंट ऑफ, ऐसे लिखता है, साइकाट्रिक ट्रिक मेंटल डिसऑर्डर, या इसी को बोलते हैं मैनिक डिप्रेशन। एक मिनट से लिखता है, ट्रिक मेंटल डिसऑर्डर या
मैनिक डिप्रेशन, राइट। मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो मेटल यूज किया जाता है वो है लिथियम। तो ध्यान रखना, इसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? लिथियम इज यूज्ड, लिथियम इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, या यहां सिंपल लिख देते हैं यूज ऑफ लिथियम, राइट, यूज ऑफ लिथियम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूज ऑफ लिथियम इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, राइट। जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको ट्रीट करने के लिए लिथियम की ड्रग्स यूज की जाती है, जिसमें लिथियम किस फॉर्म में होता है? मेनली लिथियम कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। एक्टिविटी देखो क्या होती है इसकी, काम क्या करता है ये, देखो ऐसा ये क्या करता है जिससे मेंटल डिप्रेशन को या मैनियक डिप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, राइट। ओके भैया, ओके ओके ओके, गुड 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 शुभम, गुड, खुश रहो खुश रहो। देखो यहां सुनो, ऐसा जो लिथियम जो है वो मेंटल डिप्रेशन की ड्रग्स के लिए यूज करते हैं। तो सवाल ये है कि लिथियम ऐसा काम क्या करता है? तो देखो आपको एटलीस्ट इतना जरूर आइडिया होना चाहिए कि जो आपका मेटल है जिस भी डिजीज के लिए यूज किया जा रहा है उसका एक्टिव टारगेट क्या है, वो कहाँ पे एक्ट करता है। तो देखो एक्टिविटी ध्यान समझो, पहले आपको पता है लिथियम और मैग्नीशियम, इनका साइज क्या होता है? सिमिलर, है ना। लिथियम 2 और मैग्नीशियम 2 का जो साइज होता है क्या होता है? सिमिलर साइज, सिमिलर साइज। और आपको पता है ये दोनों में क्या होती है? एक रिलेशन से जिसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप, आपने पढ़ा होगा इसे, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक। तो इसका बेसिकली काम क्या है कि जहां पर ये क्या करेगा, ध्यान सुनो, इसका साइज सिमिलर है, दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सिमिलर है। दोनों की प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर होंगी तो ये मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम से, ध्यान सुनो, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम से मैग्नीशियम को लिथियम हटा सकता है। तो सिंपली क्या करता है, इसका जो एक्शन है क्या है, वो ये जहां पर मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम है जहां पर मैग्नीशियम है वहां से मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमिशन का काम है वो हैम्पर्ड हो जाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो ज्यादा एक्टिविटी होती है सिग्नल ट्रांसमिशन की, जो हाइपर एक्टिव होता है पर्सन उस समय पे, वो रिड्यूस हो जाएगा। आराम से मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनो। तो कहता क्या है ये, इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप है, क्या करता है लिथियम? ये रिप्लेस करता है मैग्नीशियम को। ड्यू टू दिस, क्योंकि सिमिलर साइज है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, इट रिप्लेसेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम, मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिथियम का टारगेट क्या है, तो लिथियम मेनली कहां असर करता है? मैग्नीशियम पे इफेक्ट करता है ये, ठीक है। जो लिथियम मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ये क्या करता है? ये मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम से मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है, ठीक। देखो उससे क्या होगा, ध्यान सुनो। एक होता है एंजाइम, पहले एक चीज और समझता हूं मैं आपको। एक होता है आइनोसिटोल फॉस्फेट, ध्यान सुनो, आइनोसिटोल फॉस्फेट, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है जब, राइट। तो यहां बनते हैं कई सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनेंगे, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगी, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। और जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं, मतलब ये न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं या सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो लिथियम देखो क्या करता है, इससे बाइंड करके, ये क्या करता है लिथियम, इससे लिथियम बाइंड कर लेता है, लिथियम इससे बाइंड करेगा और इसकी हाइड्रोलिसिस को रोक देगा, इसकी हाइड्रोलिसिस को रोक देगा। अगर हाइड्रोलिसिस को रोक देगा तो ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होंगे, राइट, या इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है, जो सिग्नल की साइकिल है, वो क्या हो जाएगी? अफेक्टेड। इससे क्या हो जाएगा? सिग्नल साइकिल इज हैम्पर्ड,
या सिग्नल ट्रांसमिशन इज हैम्पर्ड, सिग्नल ट्रांसमिशन इज हैम्पर्ड। जो आदमी मेंटली डिप्रेस होता है ना, मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको, तो उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिशन, ध्यान सुनो मेरी बात, मेंटल डिप्रेशन में या जो मैनियक डिप्रेशन होता है या साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, अगर सेकेंडरी मैसेंजर की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा या उनके जनरेशन को ब्लॉक कर देगा, तो जो रेट है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, वो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो, जो साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर होता है उसमें जो सिग्नल की एक्टिविटी है या सिग्नल का जो साइकिल है, जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है, वो बहुत ज्यादा तेज होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसको ये इसकी हाइड्रोलिसिस को ब्लॉक कर देता है इससे बाइंड करके। अगर ये हाइड्रोलाइज होता है प्रॉपर, तो ये जनरेट करता है कई सारे प्रोडक्ट्स, और वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं काम करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। लिथियम क्या करेगा, इस हाइड्रोलिसिस को कम कर देगा, इस हाइड्रोलिसिस को रोक देगा, या कह सकते हो मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज कर देगा तो आपके सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होंगे, तो जो सिग्नल का साइकिल है, जो जल्दी से कुछ भी हो रहा है तो बहुत एक्टिव कर दे रहा है पर्सन को, जितना तेजी से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है उतना ही ज्यादा एक्टिविटी शो करता है सिस्टम, या उतना ही ज्यादा जो ह्यूमन है वो एक्टिविटी शो करेगा। तो अगर ये ऐसा कर देगा तो जो एक्टिविटी है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्रेन में उसके कोई भी जो सिग्नल जाएगा वो उतना तेजी से नहीं जाएगा जैसे पहले हो रहा था, जो डिजीज के टाइम पे होता है। तो कुल मिला के जो पर्सन में एक्टिविटी है, जो पर्सन में बहुत एक्सेसिव एक्टिविटी है, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ये समझ में आ रहा है काम क्या कर रहा है ये? जो बहुत ज्यादा ब्रेन एक्टिव हो या बहुत ज्यादा उस पर प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा चीज सोच रहा है, इधर की बातें आप देखो ना, पागल आदमी को देखे हो कभी आप? देखो पागल आदमी को, फर्जी बोलता रहेगा, इधर का काम करेगा, उधर का काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ समझ में नहीं आता उसको। यहाँ जो है ना बहुत तेज एक्टिविटी हो रही होती है, राइट? इसी को ब्लॉक किया जाता है, इसी को कम करता है लिथियम। वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की जनरेशन को रोकता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होते हैं, जो सिग्नल ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, सिग्नल साइक्लिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जनरेशन को रोक के जो साइकिल है उसको स्लो कर देता है। इसका मतलब फिर वो उतना ज्यादा परेशान नहीं होगा, ये हो रहा है वो रहा, ये सब चीजें थोड़ा कम करेगा वो। पागल आदमी तो देखे होगे ना आप, देखे हो कि नहीं? तो ये काम करता है। दूसरा एक चीज और है, एक एंजाइम होता है IMP, IMPTase या IMPase, राइट? राइट, इसका मतलब है इडेनोसिन, सॉरी आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट, राइट? इस एंजाइम में होता है मैग्नीशियम। लिथियम क्या करता है, लिथियम इसको रिप्लेस कर देता है, ये मैग्नीशियम रिप्लेसेस बाय लिथियम। तो क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, हैम्पर एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। ये एंजाइम ना जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, इनमें जो फर्दर प्रोडक्ट्स बनता है उनके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों चीजें, यहाँ जो बाइंड करता है वो, और यहाँ जो ये काम कर रहा है, मतलब इस एंजाइम से इसको हटा रहा है, लिथियम इसमें रिप्लेस कर दे रहा है मैग्नीशियम को। ये दोनों के दोनों, ये जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट या सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिविटी, जिसका ब्रेन बहुत एक्टिव है, इधर उधर की बातें कर रहा है, वो परेशान सा हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसको सिग्नल मिलने कम हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ड्रग का काम ये है। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? इसने सिंपल क्या किया, वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन में या सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को मिनिमाइज किया है दो तरीके से। एक बार तो बाइंड कर लिया खुद ही, और दूसरा जो है वो उन एंजाइम से मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है जो इसका काम करते हैं। तो आपसे अब ये सोचो कि पिछले इतने दिनों से यही आ रहा है कि लिथियम जो है वो मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। अब आपसे पूछेगा लिथियम ऐसा करता क्या है, लिथियम क्या करता है? तो ध्यान रखना, लिथियम मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम से मैग्नीशियम को रिप्लेस करता है, जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं। तो उनकी सिंथेसिस कम हो जाएगी, उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो पर्सन जो है उतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं शो करेगा, वो लेस एक्टिव हो जाएगा। और यही तो किया जाता है,
कि पागल आदमी हमेशा चिल्ला रहा है, डॉक्टर क्या करते हैं, उसको दवा देते तो शांत हो जाता है। वो इसलिए शांत हो जाता है क्योंकि उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है अभी। वो इसलिए शांत नहीं हुआ है कि वो वहां से कुछ मिल गया उसको, इसलिए मिल रहा है क्योंकि दवा ने क्या किया, उस पर्सन के अंदर सिग्नल की साइकिलिंग को स्लो कर दिया है। समझ में आ रही बात ये? बताओ। कुल मिला के इसका असर क्या होता है, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम पे। तो नाम ध्यान रखना, काम क्या है, मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट। असर कहां करता है, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम, जो कि ऐसे प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं, उन एंजाइम से मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है। क्यों रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इसमें लिथियम में और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, साइज सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर है, इसलिए वो दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। समझ में आ रही बात ये? राइट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है, ऐसा बोलते हैं लोग कि लिथियम प्लस हैम्पर्स, देखो लिथियम प्लस हैम्पर्स द एक्टिविटी ऑफ एडिनाइलेट एंजाइम। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये एटीपी से बनाता है, एटीपी से बनाता है ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एएमपी। राइट। ये भी जो है एक तरह से क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। ये भी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, ये भी किसमें इन्वॉल्व होता है, सिग्नल साइक्लिंग में, इन्वॉल्व इन सिग्नल साइक्लिंग। तो अब सिंपल सी बात है, अगर इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा तो इसका मतलब यहां से ये नहीं बनेगा, तो जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो नहीं बनेंगे। अगर वो नहीं बनेंगे तो इसका मतलब सिग्नल ट्रांसमिशन रिड्यूस हो जाएगा। तो कुल मिला के करता क्या है ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन है या जो न्यूरल ट्रांसमिशन होता है, न्यूरोनल ट्रांसमिशन होता है, उसको डिस्टरप्ट कर देता है। तो बस क्या 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 समझना है हमें, 10 लिथियम प्लस डिसरप्ट्स न्यूरोनल ट्रांसमिशन, hence reducing the activity ठीक है, जिससे पर्सन की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं हम। समझ गए? तो ये काम होता है लिथियम का। तो मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है लिथियम, काम ये होता है। आपको ये एंजाइम भले नहीं आते, बट इतना जरूर ध्यान रहे कि ये मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम को रोकता है, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, जो कि ऐसे प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं या सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इतना पता होना चाहिए जरूर। ठीक है, जैसे अभी आप देख लो, उससे क्वेश्चन पूछा गया था किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, तो इसमें भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। कर लोगे ना? बोलो, हो जाएगा ये? बाकी लोग भी बोलो, भैया तुम भी तो क्लास में हो, तुम भी तो बैठे हो, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी क्वेश्चन देखना, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? हो जाएगा ना? ये एंजाइम का नाम आपको भले न ध्यान रहे, बट इतना तो जरूर ध्यान रहेगा ना कि कहाँ यूज होता है, मेंटल डिसऑर्डर में। मैंने आपको थोड़ा इसलिए बताया कि इतना ज्यादा पढ़ोगे तो आपको नाम एटलीस्ट एंजाइम, इसलिए एटलीस्ट ये तो नहीं बोलोगे ना मैग्नीशियम को रिप्लेस करता था। किसको रिप्लेस करता है? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम काम क्या करता है? ऐसे प्रोडक्ट जनरेट करता है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं।
तो अगर एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, तो ऐसे मैसेंजर का जनरेशन कम हो जाएगा। तो जो इतना ज्यादा तेजी से सिग्नल चल रहा है, सिग्नल साइक्लिंग हो रही है, इतना ज्यादा वो एक्टिविटी शो कर रहा है उसका ब्रेन पर्सन का, वो रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे। इसका मतलब है उसके पागलपन को या उसके मेंटल डिसऑर्डर को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स। एंटी आर्थराइटिस ड्रग। ठीक है, या सिंपल यहां लिख देना, गोल्ड इन मेडिसिन। गोल्ड इन मेडिसिन। तो गोल्ड का यूज कहां है? गोल्ड कहां यूज करते हैं हम लोग? एंटी आर्थराइटिस ड्रग में गोल्ड का यूज होता है। देखो सब महंगी महंगी चीजें। गुड मॉर्निंग बेटा। प्लेटिनम का कहां यूज हुआ? एंटी कैंसर ड्रग में। इसलिए तो एंटी कैंसर, इसलिए तो कैंसर का ट्रीटमेंट महंगा है। सोचो आप, एक रीजन ये भी हो सकता है कि ड्रग्स जो है वो नॉर्मली इस तरह की हैं, हालांकि सारे प्लेटिनम वाली ड्रग्स नहीं है, और भी है, जैसे कि बहुत सारे जो मेटालोसिन्स होते हैं उनको भी एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज करते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम कंटेनिंग मेटालोसिन है, आयरन कंटेनिंग मेटालोसिन है, बेनेडियम कंटेनिंग मेटालोसिन है, निवोनियम कंटेनिंग मेटालोसिन है। बट मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जो तीसरी सबसे ज्यादा यूज मेडिसिन है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, वो कौन सी थी? सिस्प्लेटिन। इसका मतलब मेनली वही यूज की जाती है। और आपको पता है प्लेटिनम कितना कॉस्टली होता है? एंटी आर्थराइटिस ड्रग में क्या होता है? गोल्ड होता है। ठीक है, आर्थराइटिस में, एंटी आर्थराइटिस में क्या होता है? कोई लोग कमेंट करके बताओ, आर्थराइटिस में क्या होता है? नाम तो सुने होंगे ना। जो आर्थराइटिस होता है उसमें क्या होता है? बोलो, आर्थराइटिस में क्या होता है? बताओ। आर्थराइटिस सुने नहीं कभी? तो बहुत कॉमन डिजीज है, बहुत कॉमनली लोगों में देखने को मिलती है आर्थराइटिस आपको, ओल्ड एज में तो खासकर। हाँ, जो ज्वाइंट्स पेन होते हैं ना, उनमें जो ज्वाइंट्स होते हैं बॉडी के, घुटना हो गया, यहाँ एल्बो हो गया, इनमें सब में पेन होता है इसमें, आर्थराइटिस में। और आप कॉमनली देखोगे, आपको 10 में से 5 ही लोगों में कॉमन डिजीज है जो ओल्ड एज वाले लोग हैं। राइट, आप देखो ज्यादातर जो ओल्ड एज के होते हैं उनमें उनके घुटनों में दर्द होता है, या फिर ज्वाइंट्स जो भी, जो हाँ ये ज्वाइंट्स हो गए, ये ज्वाइंट्स हो गए, या पैरों के ज्वाइंट्स हो गए, उनमें पेन होता है, वही आर्थराइटिस है। ठीक है, देखो यहाँ पर गोल्ड कंपाउंड्स, देखो यहाँ पर गोल्ड कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस। ठीक है, राइट। कुछ एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। राइट, जैसे देखो यहां पर है, एग्जांपल के लिए ड्रग्स का नाम लिख लेते हैं, मायोक्राइसिन, ऑरेनोफिन्स, ठीक, सैनोक्राइसिन, सैनोक्राइसिन। देखो एक कुछ दवा का आपको स्ट्रक्चर भले नहीं याद रहे, बट इतना पता रहे गोल्ड होता है इसमें। जैसे इसमें देखो ऐसे होता है, AuS SO3 S SO3 ट्वाइस Na3। देखो यहाँ पर गोल्ड है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये भी ध्यान रखना, गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कैसे होता है, एक मिनट। ऐसे देखो, गोल्ड S CH2CO माइनस, सॉरी CHCO माइनस Na प्लस CH2CO माइनस Na प्लस। ठीक है, यहां भी गोल्ड जो है किसमें है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये ध्यान रखना, गोल्ड जो होता है इन मेडिसिन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जो सबसे कॉमन ड्रग है वो है ऑर्नोफिन्स। उसको देख लेते हैं एक बार। यहां
SAU OAC, इधर OAC, इधर हाइड्रोजन। तो कुछ मेडिसिन इनका नाम लिख लो आप। एक चीज यहाँ पे और जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ कर दो CH2, राइट। एक मिनट, CH2OAC। तो यहाँ भी जो गोल्ड है किसमें है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये ऑर्नोफिन्स है, ये साइनोक्राइसिन है, ये मायोक्राइसिन। ठीक। तो ये सारी क्या है, एंटी, जैसे सबसे ज्यादा ये फेमस है ऑर्नोफिन्स। ये सारी की सारी क्या है, एंटी आर्थराइटिस ड्रग है। ठीक है। काम क्या करता होगा, देखो सिंपल सी बात है, गोल्ड जो है, देखो क्या लोग क्या बोलते हैं, काम क्या करता है, देखो ये जो आर्थराइटिस के लिए, ये बेसिक देखो, ध्यान सुनो, ये जो गोल्ड कंटेनिंग ड्रग्स हैं, ये कंसंट्रेट होती हैं, कंसंट्रेटेड इन लाइसोसोम्स, राइट। और यहां पे क्या करते हैं, यहां पर ये क्या करती है, ब्लॉक करती हैं एक्टिविटी, ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइंट पेन। तो इन ड्रग्स को जब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है ना, तो देखा ये जाता है ये ड्रग्स जो है, जो लाइसोसोम्स होता है सेल का, वहां पर जो है ये लोग कंसंट्रेट होती हैं, राइट। वहां पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, उनको क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी, और ये माना जाता है कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबल, किसमें, ज्वाइंट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और क्या काम करता है, देखो गोल्ड जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये क्या है, सॉफ्ट सेंटर, ध्यान सुनो। तो अगर सॉफ्ट है तो किससे जुड़ेगा, देखो ध्यान से, ये सॉफ्ट सेंटर है ना, तो बाइंड किससे करेगा, बाइंड विद SH ग्रुप ऑफ अमाइनो, या SH ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। भाई जो भी सॉफ्ट सेंटर होगा वो SH, वो सल्फर से जुड़ेगा। जैसे मरकरी में पूछा गया था, मरकरी किससे बाइंड करता है, सल्फर से बाइंड करता है ना, इसी तरह गोल्ड भी जो है वो भी सल्फर के साथ बाइंड करेगा। और सल्फर के साथ जब बाइंड कर लेगा ना, तो देखो ध्यान सुनो मेरी बात, अगर सल्फर ऐसे रहा हो, इधर सुनो, मान लो हमारे पास एक प्रोटीन इधर है, या एक अमीनो एसिड इधर है, एक इधर है, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग ऐसे ऐसे बना ले पॉलीमर इस तरह से। लेकिन जब यहाँ पर गोल्ड लग जाएगा ना, यहाँ पर गोल्ड, ऐसे इधर गोल्ड लग गया, इधर गोल्ड लग गया, तो अब ये पॉलीमर नहीं बनाएगा। समझ रहे हो भाई, देखो ऐसे है, इधर सुनो, ये SH है, इधर SH है, अगर यहां से मैं हाइड्रोजन हटा दूं, ये हाइड्रोजन हटा दूं, ये SH और ये SH, ये हाइड्रोजन हटा दूं, ये हाइड्रोजन हटा दूं, तो क्या हो जाएगा, SS, ये बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं गोल्ड लगा दूंगा तो ये नहीं बनेगा, राइट। तो ये बनने से रोकता है ये, ठीक है, राइट। तो यहाँ सिंपल लिख देंगे हम लोग, बाइंड विद SH ग्रुप ऑफ प्रोटीन एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ SS linkage, hence formation of microglobulins, right।
ये जो है कलेक्ट हो जाता है ज्वाइंट्स में, जिसकी वजह से पेन होता है। तो क्या करेगा ये, जो सल्फर, ध्यान सुनो मेरी बात, ये क्या करता है, जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है या जो प्रोटीन्स की सल्फर फ्री यूनिट है, वहां पर गोल्ड जाके जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है? बिकॉज गोल्ड सॉफ्ट सेंटर है, जुड़ जाएगा वहां पे, तो उसके फर्दर जो है क्रॉस लिंकिंग को या ऐसे बोल सकते हो पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो माइक्रोग्लोबुलिन्स होते हैं जो इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे, जिसकी वजह से पेन हो जाता है, वो रुक जाएगा। समझ रहे हो पूरी बात? ठीक है, तो दो काम किया इसने, प्रोटीन का डेनेचुरेशन रोक दिया और दूसरा जो है इसने माइक्रोग्लोबुलिन के फॉर्मेशन को रोक दिया, जो कि ज्वाइंट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक यहां देख लेना, ये काम करता है और एक ये काम करता है। तो इतना ध्यान रखना, गोल्ड का काम क्या है, ये सॉफ्ट सेंटर से बाइंड करेगा, ग्लोबुलिन फॉर्मेशन को रोकेगा, एसएस लिंकेज फॉर्मेशन को रोकेगा। ठीक है, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो ज्वाइंट पेन है वो कॉपर और जिंक के जो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, या कॉपर और जिंक की जो एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ऐसे बोल सकते हो, जो कॉपर और जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, जब उनका एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है या उनका प्रॉपर बिहेवियर नहीं होता, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ज्वाइंट पेन जनरेट होता है। तो ये क्या करता है, जो कॉपर जिंक के एंजाइम है जो इनएक्टिव होते हैं, उनको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। अब ध्यान सुनो मेरी बात, समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, आपको पता है कि अगर कॉपर की मेटाबॉलिज्म की बात करोगे, जिंक की मेटाबॉलिज्म की बात करोगे, तो इन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम या जिंक कंटेनिंग एंजाइम? भाई कॉपर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन करेगा, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम। जिंक वाले में कौन करेगा, जिंक कंटेनिंग एंजाइम। तो ऐसा बोला जाता है, जो ज्वाइंट पेन है वो कॉपर और जिंक के एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से भी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, वो जो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, वो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो ड्रग होती है ना, ये क्या करती है, जो ब्लॉक्ड या इनहिबिटेड एंजाइम होते हैं कॉपर वाले या जिंक वाले, उनको ये एक्टिव कर देती है। राइट, देख लो कैसे, इधर सुनो, इधर एंजाइम है, ध्यान से देखो मेरी बात, इधर है एंजाइम, ये ऐसे मैं एक लाइन लिख देता हूं, इट हैज बीन ऑल्सो सजेस्टेड दैट, इट हैज बीन ऑल्सो suggested that joint pain basically इन्फ्लेमेशन जो होता है, जलन जिसको बोलते हैं आप, इन्फ्लेमेशन इज ड्यू टू एबनॉर्मल कॉपर एंड जिंक मेटाबॉलिज्म। राइट, इसी को ठीक करता है क्या, गोल्ड कंटेनिंग ड्रग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इसी को ठीक करता है गोल्ड कंटेनिंग ड्रग। वो क्या करता है, देखो ये एंजाइम है, ध्यान सुनना, ये एंजाइम है जिसमें जिंक या कॉपर है। राइट, ठीक, ये एंजाइम हो गया जिसमें जिंक और कॉपर है, और यहां ये मान लो जुड़ गया किसी सिस्टम से, थायोनीन से जुड़ गया। ऐसे करते हैं, एंजाइम एम, यहाँ एम क्या है, जिंक या कॉपर, और ये जुड़ गया थायोनीन से, सल्फर ऑफ थायोनीन से। तो क्या हो जाएगा, ये है एक्टिव एंजाइम। जब जुड़ेगा तो आपको पता है थायोनीन क्या करेगा, इसे बाइंड कर लेगा, मेटल एस थायोनीन, ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। जब ये इनएक्टिव हो गया ना, तो इसका मतलब जो जिंक और कॉपर का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या जॉइंट्स में जलन होने लगती है। कहने का मतलब ये भी जॉइंट पेन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या करता है गोल्ड, देखो क्या करेगा वो, ये जो आपका इनएक्टिव एंजाइम है एम एस थायोनिन प्लस गोल्ड, यहां लिखें, ध्यान सुनो, कॉपर +2 में है, जिंक +2 में है, ये सॉफ्ट सेंटर तो है, ठीक है, सॉफ्ट सेंटर है,
लेकिन गोल्ड जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि ये +1 में है और लार्जेस्ट साइज है, मोस्ट सॉफ्ट। देखो रिएक्शन क्या हो रही है, सिंपल। जो थायोनीन का सल्फर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थायोनीन नई बात नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। जो थायोनीन का सल्फर यहाँ पे जुड़ के इसको इनएक्टिव करता है, गोल्ड जो आएगा ये इनके कंपैरिजन में, कॉपर और जिंक के कंपैरिजन में ज्यादा सॉफ्ट है, तो ये यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा। तो क्या कर देगा, देखो यहाँ हो जाएगा एंजाइम M प्लस गोल्ड LS थायोनिन। सिंपल, यहां से क्या हो गया, ये आपका एक्टिव एंजाइम बन गया। अब ये बन जाएगा तो इसका मतलब नॉर्मली क्या हो जाएगा, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी, तो जो इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। समझ रहे हो? जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कॉपर और जिंक की एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से भी होता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं जो रिमोटॉइड आर्थराइटिस होती है वो कॉपर जिंक की एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से भी होती है। तो ये करता क्या है, अच्छा उसमें होता क्या है, उसमें जो एंजाइम है कॉपर और जिंक कंटेनिंग, उनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। वो कैसे ब्लॉक हुई, कॉपर जिंक सॉफ्ट सेंटर की तरह बिहेव करेंगे, तो ये थायोनिन जो एंजाइम है वो थायोनिन के सल्फर से जुड़ जाएगा, वो क्या बना देगा, इनएक्टिव एंजाइम। और जब आप ड्रग्स लेते हैं या ये गोल्ड वाली ड्रग्स दी जाती है, तो क्योंकि गोल्ड जो है वो ज्यादा सॉफ्ट है कंपेरिजन टू कॉपर और जिंक के, मतलब उसकी एफिनिटी सल्फर के लिए ज्यादा है, तो क्या करेगा, इस इनएक्टिव एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा और यहां से थायमिन को हटा देगा। तो फिर से एंजाइम क्या हो गया, एक्टिव। तो जो कॉपर और जिंक की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म थी वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी, तो डिजीज से आपको राहत मिल जाएगी। समझ गए? बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो देख लो फंक्शन इसका क्या, यहां भी तो सल्फर से ही जुड़ रहा है, यहां भी क्या कर रहा है, सल्फर से जुड़ रहा है। पहले भी क्या हो रहा था, सल्फर से जुड़ रहा था। कुल मिला के इतना ध्यान रखना कि जुड़ेगा सल्फर से ही है, ठीक है। अब चाहे यहां उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है या फिर वहां पे जो है उसके पॉलीमराइजेशन या माइक्रोग्लोबुलिन के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। चलो, तो हमने दो ड्रग्स पढ़ी, एक हमने पढ़ा एंटी आर्थराइटिस, एक हमने पढ़ा कौन सा वाला, मेंटल साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैनिक डिप्रेशन लिखा रहे मेंटल डिप्रेशन लिखा रहे, तब भी आप इसी का नाम लोगे। चलो आगे देखते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं, बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी। यह कहने का मतलब है B510 बोरॉन इन मेडिसिन, ठीक है। यहां लिखते हैं, देखो 5B10 is used in treatment of tumors, used in treatment of tumors। ये ध्यान रखना, जो 5B10 वाला करना, B11 नहीं, कौन सा वाला, B10। जो B10 बोरॉन होता है वो ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। कैसे, देखो ये जो है ना, ध्यान देखो, 5B10 हैज हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब इसका मतलब ये देखो, हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये है कि इसकी न्यूट्रॉन के लिए एफिनिटी क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब ये न्यूट्रॉन से बहुत इफेक्टिवली इंटरेक्ट करेगा। दैट इज हाई एफिनिटी फॉर स्लो न्यूट्रॉन्स या हाई एफिनिटी फॉर स्लो न्यूट्रॉन्स। देखो करता क्या है, देखो 5B10 है, ये न्यूट्रॉन से रिएक्शन करेगा, यहां बनाएगा लिथियम और यहां निकलता है अल्फा पार्टिकल और यहां एनर्जी, ये रिएक्शन है। अब ध्यान से समझो एक चीज, देखो ये रिएक्शन करेगा तो होता क्या है, ये अल्फा पार्टिकल एनर्जी, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ट्रेवल करता, मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगा, मतलब उसकी रिकॉइल जो होती है कम होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो
इतनी दूर तक फैल जाएगा। उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो क्या होता है, बहुत कम। यही फायदा है इसका टेक्निक का, कि जो अल्फा पार्टिकल जनरेट होगा या यहाँ पे जो एनर्जी का जनरेशन है वो थोड़े से रीजन में ही होता है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि अगर इतना बड़ा रीजन है तो पूरी दूर में जो है फैल जाएगा। तो इसका फायदा क्या हुआ, देखो मान लो किसी पर्सन को यहाँ पे ट्यूमर है या कैंसर है, राइट। तो क्या करते हैं, उसको इसका इंजेक्शन दिया जाता है, बोरेन्स का इंजेक्शन देते हैं। यहाँ में मान लो यहाँ पे कैंसर किसी को, भगवान ने करे किसी को हो, यहाँ पे मान लो अगर कैंसर है किसी को, और यहाँ पे क्या करते हैं, बोरेन का इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद ऊपर से जो है क्या करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट। ये क्या है, स्लो न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट। तो क्या बनेगा, लिथियम बनेगा, अल्फा पार्टिकल बनेगा और वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो छोटे से रीजन में होती है। जो अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करता है वो छोटे से रीजन में ही ट्रेवल करता है। तो जहां पर आप इंजेक्शन दे रहे हो, जहां पर प्रॉब्लम है, ज्यादा असर वहीं पे दिखेगा। बाकी टेक्निक्स में एक नुकसान ये होता है कि जो एनर्जी का जनरेशन होता है वो ज्यादा दूर में होता है, जिसकी वजह से जहां पे प्रॉब्लम है वहां तो सेल को मारता ही है, वो वहां पे सेल तो डैमेज होती ही है, साथ में जो हेल्दी सेल आसपास की होती है ना वो भी डैमेज हो जाती है। तो उसका इसका मतलब है कि कोलेटरल डैमेज भी वहां पे होता है। इस टेक्निक का अच्छा फायदा ये है कि ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल ही नहीं करता, ये छोटे से दूर तक ट्रेवल करता है, जिससे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वही होता है जहां पर डिजीज है। समझ रहे हो, राइट। भैया इसकी समा लीजिए, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं दे सकता यार, क्योंकि मैं 11th-12th नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। समझ में आया बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी का कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरी स्मॉल रीजन, राइट, वेरी स्मॉल रीजन, या बहुत छोटे से रीजन में ही ट्रेवल करता है, राइट। ड्यू टू दिस it effectively kills tumor cells या cancer cells, right, and less effect on healthy cells। और ये बहुत कॉमन टेक्निक है मतलब आजकल के समय की बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी बहुत कॉमन टेक्निक है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बताता हूं, जो 5B10 होता है वो स्लो न्यूट्रॉन के लिए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, न्यूट्रॉन से रिएक्शन करके लिथियम अल्फा पार्टिकल एनर्जी जनरेट करेगा। जो अल्फा पार्टिकल है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो छोटे से रीजन में ही ट्रेवल करेगी, राइट। जिसकी वजह से जहां पर आप इंजेक्शन दिए हो, जहां पर ऊपर से स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट किए हो, वहीं पे असर इसका ज्यादा दिखेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो कैंसर सेल हैं उनको डैमेज करेगा ये, और जो आसपास की हेल्दी सेल हैं वो बची रह जाएंगी। तो ये इसका फायदा है टेक्निक का, कि आपको ज्यादा डैमेज वहां होता है जहां पर कैंसर सेल है। अच्छा चलो, अच्छी बात है, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, राइट। और ये जो बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी ना बहुत कॉमन टेक्निक है, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, अब एक और हम लोग पढ़ते हैं, MRI कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट या इमेजिंग एजेंट, राइट। या सिंपल यहां ब्रैकेट में लिख लेना, यूज ऑफ गैडोलिनियम इन मेडिसिन, यूज ऑफ गैडोलिनियम इन मेडिसिन। 5 मिनट रुको, ये खत्म कर दें, फिर उसके बाद ये टॉपिक से हमें निजात मिल जाएगी, ठीक है। ठीक, तो हमने पढ़ लिया गोल्ड का यूज, हमने पढ़ लिया लिथियम का यूज, हमने पढ़ लिया प्लेटिनम का यूज, हमने पढ़ लिया बोरॉन का यूज। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं गैडोलिनियम का यूज, राइट। तो देखो जो एमआरआई होती है ना, या आपने पढ़ा होगा ना एमआरआई के बारे में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, सुने होगे नहीं इसके बारे में, एमआरआई के बारे में तो सुने होगे ना। तो एमआरआई से क्या पता चलता है, जो ध्यान सुनो, ये एक तरह से क्या करता है, डायग्नोस करता है ना, ट्रीट थोड़ी करता है ये डायग्नोसिस के लिए यूज होती है ना भाई। एमआरआई से ये पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, बीमारी थोड़ी खत्म होती है उससे।
देखो एमआरआई में होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, गैडोलिनियम कंटेनिंग जो है इंजेक्शन देंगे या ड्रग्स देंगे पर्सन को। तो मान लो एक हेल्दी सेल है हमारे पास, ध्यान सुनो मेरी बात, एक हेल्दी सेल है और एक इफेक्टेड सेल है जहां पे प्रॉब्लम है। तो गैडोलिनियम दोनों जगह पे जाता है, ध्यान सुनना मेरी बात। दोनों जगह पे वाटर होगा, वाटर में प्रोटॉन होता है ठीक है, सुनो पहले ध्यान से। वाटर में क्या होता है, प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन होता है, एनएमआर टेक्निक में आप अगर आपको थोड़ा बहुत भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आइडिया हो, तो रिलैक्सेशन टाइम जब चेंज होता है ना, तो आपको सिग्नल अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। ये पढ़े हो कि नहीं? रिलैक्सेशन टाइम अगर प्रोटॉन का अलग अलग हो गया तो आपको सिग्नल अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। ये जानते हो कि नहीं, आप बताओ। एनएमआर में रिलैक्सेशन टाइम के बारे में कुछ सुने हो? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में रिलैक्सेशन टाइम के बारे में कुछ सुना है आपने? अगर रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको भैया, कुछ हुआ है इसमें गड़बड़। हाँ ठीक है, एनएमआर में रिलैक्सेशन टाइम के बारे में सुने आप? जब रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट होता है ना, तो फिर सिग्नल आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। ये लोग वही काम करते हैं देखो क्या करेगा ये, मान लो हेल्दी सेल है और ये डिफेक्टेड सेल है, तो गैडोलिनियम दोनों जगह पे जाता है। तो हेल्दी सेल से उसका इंटरेक्शन दूसरा होता है, इफेक्टेड सेल से उसका इंटरेक्शन दूसरा होता है। तो वो क्या करता है, दोनों जगह के रिलैक्सेशन टाइम में, क्योंकि डिफरेंट तरह से इंटरेक्शन करेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम को चेंज कर देता है वो। तो रिलैक्सेशन टाइम को चेंज करेगा तो एक जगह का इमेज आपको अलग दिखाई देगा या सिग्नल अलग दिखाई देगा, एक जगह का आपको सिग्नल अलग दिखाई देगा। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। समझ गए किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है चेंज इन रिलैक्सेशन टाइम पे। गैडोलिनियम या जो हाईली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो प्रोटॉन रिलैक्सेशन टाइम को चेंज कर देते हैं। तो वो हेल्दी सेल से डिफरेंट इंटरेक्शन करेगा और जो नॉर्मल सेल है, जो इफेक्टेड सेल है, उससे डिफरेंट इंटरेक्शन करेगा। तो जब डिफरेंट इंटरेक्शन करेगा तो वो दोनों के रिलैक्सेशन टाइम को बदल देता है। रिलैक्सेशन टाइम को बदलने की वजह से आपको यहाँ का सिग्नल अलग दिखेगा, यहाँ का सिग्नल अलग दिखेगा। तो आप बाद में डेटा से कंपेयर कर लोगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और कौन सी प्रॉब्लम है। समझ में आ रही बात? ये टेक्निक किस पे बेस्ड है? चेंज इन प्रोटॉन रिलैक्सेशन टाइम, राइट? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही बेस्ड है ना ये एमआरआई, नाम तभी तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। तो आपसे कोई पूछे तो क्या काम करता है, ये रिलैक्सेशन टाइम को चेंज कर देता है। तो यहां मैं लिखूंगा, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन चेंज इन प्रोटॉन रिलैक्सेशन टाइम, प्रोटॉन रिलैक्सेशन टाइम, राइट? for changing proton relaxation time highly paramagnetic metals are used, metals are used, for example गैडोलिनियम 3F7 है ये, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 7, राइट? मैग्नीज 2, मैग्नीज भी यूज करते हैं, D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन 3, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 5, ये भी हाई स्पिन है सब। इन सबको यूज किया जाता है, जिनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? गैडोलिनियम में, इसलिए मोस्ट इफेक्टिवली इसे यूज करते हैं। ध्यान से सुनो, सब यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रिलैक्सेशन टाइम में वेरिएशन उतना ज्यादा करता है वो, इसलिए सबसे इफेक्टिव ये है। इसलिए मैंने यहाँ पर किसका नाम लिखा है? गैडोलिनियम का। ठीक है, समझ गए? तो जो ये ड्रग्स दी जाती है, ये क्या करती है? हेल्दी सेल से भी इंटरेक्ट करेगा, या ऐसे बोल सकते हो कि मान लो टारगेटेड ड्रग है। टारगेटेड का मतलब ये है कि मान लो कि उसके साथ ऐसे ग्रुप लगाए गए हैं जो वहीं पे जाएगा जहां पर हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है,
तो ड्रग्स जो है यहीं पे आएगी, वो यहीं पे आके कंसंट्रेट हो जाएगी, तो यहीं का सिग्नल दिखाएगी। फिर इस वाले सिग्नल को नॉर्मल सिग्नल से मैच कर लेते हैं। समझाता हूं मैं आपको, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये हेल्दी टिश्यू है, ऐसे समझो ये हेल्दी टिश्यू है, यहां प्रोटॉन रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा, प्रोटॉन रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा। प्रोटॉन कहां से आ रहा है? वाटर से, ठीक है, राइट। तो आपको यहां पे दिखाई देगा डिफरेंट सिग्नल, और यहां पे मान लो इफेक्टेड टिश्यू है, जहां पे प्रॉब्लम है, जहां हमको डायग्नोसिस करनी है, ये मान लेते हैं अनहेल्दी टिश्यू है या इफेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, इफेक्टेड टिश्यू है, अफेक्टेड टिश्यू है, ठीक है। यहां पे जो है डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम होगा, तो यहां पे क्या आएगा? डिफरेंट सिग्नल। तो मान लो आपको पता करना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कैसी प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, वहीं पे ड्रग को कंसंट्रेट कर देते हैं, वहां का इमेज ले लेते हैं, फिर इस इमेज को जो है नॉर्मल इमेज से मैच कराया जाता है कि अगर इसकी इमेज वही है जो नॉर्मल इमेज, इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी इमेज दूसरी है और इसकी इमेज दूसरी है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस तरह से डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो यहाँ पर गैडोलिनियम के कंपाउंड, आयरन के कंपाउंड, मैग्नीज के कंपाउंड यूज किए जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल एक लिख लो गैडोलिनियम का कंपाउंड का, देखो गैडोलिनियम ऐसे है, एन, यहां पर एन, यहां पर एन, देखो ये मॉलिक्यूल भले ना याद रहे, लिख लो थोड़ा कॉपी में, ठीक है। आपसे स्ट्रक्चर तो कोई पूछेगा नहीं इसे, लेकिन फिर भी आपको पता तो रहे कि ये कंपाउंड है जो यूज करते हैं हम लोग। यहां पर वाटर लगा होता है, यहां देखो एन डबल बॉन्ड ओ, ऐसे, यहां पर भी ऐसे एन डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से, यहां पर भी ऐसे डबल बॉन्ड ओ, ये है जी डी, एक या गैडोलिनियम कॉम्प्लेक्स लिख लो, जी डी कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज या यूज्ड इन एम आर आई। बस ध्यान मत रखना, इसको लिख लो कॉपी में, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। हम कोई कंपाउंड का नाम तो जानते हो जो यूज किया जाता है, फंक्शन मेनली क्या है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम को बदलता है ये, ठीक है। समझ में आया कैसे प्रोसेस होती है? जहां पे प्रॉब्लम है वहां पर इसको इंजेक्ट कर दो, वहां ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन टाइम को चेंज करेगा, क्योंकि डिफरेंस इंटरेक्शन करेगा। भाई आपको पता है ना कि जो इन्वायरमेंट होता है वो अगर डिफरेंट होगा तो आपको डिफरेंट तरह के सिग्नल दिखाई देंगे। वहां पर रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट दिखा, तो वहां पे जो आसपास प्रोटॉन एक्सचेंज होता है वाटर वाला, वो आपको दूसरी तरह से सिग्नल देगा। जो आपका हेल्दी टिश्यू होता है जहां प्रॉब्लम नहीं हो, दूसरी तरह से सिग्नल देगा। तो दोनों को मैच करा के देख लेते हैं कि अच्छा ये वाला है, इसमें अगर नॉर्मल से ही मैच करा तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर नॉर्मल से मैच नहीं करा इसका मतलब प्रॉब्लम है। फिर आइडेंटिफाई करते हैं लिटरेचर से ढूंढ के कि अगर ऐसा सिग्नल दिखाई देगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा सिग्नल दिखाई देगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, राइट। अब देखो डॉक्टर ही बता पाता है, वो हम लोग नहीं बता पाते, क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पढ़ाया जाता है ये कि अगर ऐसा कुछ दिखाई देगा तो ये वाली प्रॉब्लम है, ऐसा दिखाई देगा तो ये वाली, तो उसको पहले से डेटा दिखाया गया होता है। या फिर अगर नहीं उस समय याद हो तो डेटा मैच कराता है वो, अच्छा अगर इस तरह का सिग्नल है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा सिग्नल दिख रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैच करा के फिर आपको बताता है कि देखो भैया ये दिक्कत है आपको। अगर बिल्कुल क्लीन आता है, उसी तरह से आता है जैसे नॉर्मल का आता है, इसका मतलब आप फिट हो। समझ गए? तो बेसिकली जो है ना, ये यूज किया जाता है ब्रेन ट्यूमर के लिए। गैडोलिनियम कहाँ यूज करते हैं मेनली? ब्रेन ट्यूमर की इमेजिंग के लिए। गैडोलिनियम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इमेजिंग ब्रेन ट्यूमर। हालांकि इसके लिए और भी है, लेकिन ये भी यूज किया जाता है एमआरआई जो होती है। तो शुरुआत में तो ब्रेन के ही करते थे ना। अब अगर आप शुरुआत में आज से
15-20 साल पहले जब आया था ये, शुरुआत में टेक्निक आई थी अपने यहाँ, कॉमनली एमआरआई तो पहले हम लोग छोटे थे तो सुने ही नहीं थे हम लोग, बाद में पहले अच्छा ब्रेन में प्रॉब्लम है तो एमआरआई हुआ है उनका, तो एमआरआई बोलने का मतलब ये है कि ब्रेन में हुआ, ब्रेन में प्रॉब्लम है। होपफुली आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो खैर जान लो ये, ठीक। ठीक है, बाकी एक और है सिस्टम जो है टेक्नीशियम 99M, आपने सुना होगा उसके बारे में, ठीक है, उसका भी यूज करते हैं, वो भी जो है इमेजिंग एजेंट है, वो गामा रे एमिट करता है कि बीटा, आप पढ़ के आना बताना मुझे, ठीक। तो ये मेटल्स इन मेडिसिन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। कल हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे, 6-7 क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन से आए हैं। उसके बाद हम लोग जो है निकल कंटेनिंग एंजाइम को कल कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में, तो कल हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको मेटेलोपोरफायरिन पढ़ाया है कि नहीं? पोरफायरिन के बारे में कुछ पढ़ाया है कि नहीं? पोरफायरिन के बारे में, पोरफायरिन में कलर क्यों आता है, राइट, उसमें एनएमआर सिग्नल कितने आएंगे, अगर आप स्ट्रेचिंग पूछोगे तो कैसे होगा, ठीक है, ये पढ़ाया क्या पोरफायरिन के बारे में? नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो चलो पोरफायरिन आपको बता, फिर आपको ये भी बता देंगे मेटल को ऐड करने पर, अच्छा वहां पे सोरेट बैंड आता है, क्यू बैंड आता है, इसके बारे में बताया कुछ? सोरेट बैंड, बी बैंड एक ही बात है, क्यू बैंड डिफरेंट होता है। अगर पोरफायरिन है तो उसमें सोरेट बैंड और क्यू बैंड दोनों आते हैं, मेटेलो पोरफायरिन में सोरेट बैंड ही आता है, ब्रॉड और इंटेंस हो जाता है, क्यू बैंड नहीं आता। ठीक है, तो चलो फिर वो एक टॉपिक बचेगा छोटा सा पोरफायरिन के बारे में, क्योंकि पोरफायरिन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, तो कलर वलर के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा वहां पे, और मेटल को ऐड करने पर क्या चेंजेस आते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है, क्या होती है वो हम देख लेंगे। खैर, तो अभी निकल कंटेनिंग एंजाइम है, थोड़ा कैल्शियम के बारे में आपको पढ़ाना है बस, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये मेटल इन मेडिसिन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हम इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे, 6-7 क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो ज्यादातर इन्हीं सबसे रिलेटेड आए हैं, ठीक। ठीक है, चलो अच्छे से ध्यान रखो, फिर हम लोग शाम को मिलते हैं 8:15 पे, और आगे आज पढ़ेंगे हम लोग ट्रांस इफेक्ट के बारे में, ठीक है, या जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक। तो सबस्ट्रेट का देखेंगे, स्टेरिक हिंडेंस का, न्यूक्लियोफाइल का कैसे क्वेश्चन आता है वो भी देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो बताइए, अभी तक आपने जो पढ़ा है कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। लास्ट में मैं यही कहूंगा आप सभी लोग से कि भैया एग्जाम के साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी आप सीखने की कोशिश करिए, अल्टीमेटली आपको ज्ञान ही काम आएगा, ठीक है। सिर्फ इसलिए मत पढ़ा करो हमेशा कि आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है, इसलिए भी पढ़ा करो कि एग्जाम निकालना है और ज्ञान भी हमें चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी नॉलेज ही आपके साथ जाएगी, ये नॉलेज ही हमेशा साथ में रहेगी, ठीक है, और उसी पे आपको जज किया जाएगा, आपकी नॉलेज पे आपको जज किया जाएगा, राइट। कोई आपसे नहीं पूछेगा ठीक है आप जो एग्जाम क्वालिफाई कर लियो, ठीक है, जिसका मतलब आप बहुत बड़े तुर्रम खाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक जो नेट गेट है या जमी एक नॉर्मल जो है एक तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो इसको, ये आपको एलिजिबल बताता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आज का मतलब सिंपल सी बात है, आप बेहतर जगह पे बेहतर काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि ज्ञान के पीछे भागिए आप, एग्जाम आपसे निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ पूछना नहीं आप लोग को, चलो ठीक है, फिर अपना ध्यान रखो अच्छे से, और शाम की क्लास हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट है पोर्शन, कल इसका क्वेश्चन कर लेंगे जो नेट में आया है, बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन कर लेंगे इसका, ठीक है, मेटल मेडिसिन का, ठीक है। चलो टेक केयर।